हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट को। जो आपका क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल होता है, तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है, तो वो प्रोजेक्ट आपको किस तरीके से बनाना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं आपको सैम्पल प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो आप प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट फाइल आप तैयार करेंगे तो फाइल की भी गाइडलाइन मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से जो है आपको फाइल भी तैयार करनी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें कि मैंने आपसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा था प्रैक्टिकल का, और साथ साथ जो रिपोर्ट फाइल आपकी तैयार होती है जिसको कि आप प्रैक्टिकल की प्रोग्राम फाइल बोलते हैं, तो वो भी मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो 2 वीडियो ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक्स पर मैं बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, और उन दोनों वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट को। तो देखिए, प्रोजेक्ट में होता है क्या है, आपको जो है एक तरीके से सॉफ्टवेयर टाइप डिजाइन करना होता है, मतलब कि एक ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन करना होता है जिसका कि कुछ रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन हो। मतलब जो छोटे छोटे आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उन प्रोग्राम का ही आपको क्या करना होता है, एक बड़ा इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। मतलब कि एक ऐसा एप्लीकेशन आपको बनाना है जो कि एक तरीके की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो इस टाइप से जो है आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना रखा है। पहले जो है मैं आपको प्रोजेक्ट को चला के दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने जो यहाँ पे पाइथन फाइल को ले लिया है, तो इसको मैं जो है आपको ओपन करके दिखाता हूँ, और फिर जो है मैं इसके सोर्स कोड को डिस्कस करूँगा, मतलब कि जो कोड है इसका उसको भी डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे है। इसी तरीके से आप भी कोई टॉपिक चूज कर सकते हैं और उस पर जो है अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे बनाया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मैंने तैयार करा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट को व्यू कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर आपका ऑलरेडी ऐड है तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट की डिटेल आप अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, और क्विट करना चाहते हैं एप्लीकेशन को तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक मैंने जो है मेन्यू डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए आप यहाँ पे बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैं पहले स्टूडेंट को ऐड करके दिखाता हूँ। मैं देखिए यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ, तो बटन प्रेस करने के लिए देखिए यहाँ पे लिख के आ गया ऐड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे रोल नंबर मांग रहा है, मैं यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर देता हूँ। मैंने सपोज कि 1 टाइप कर दिया इस तरीके से। फिर इसके बाद में नेम मांग रहा है, नेम मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे अनिल कर दिया मैंने। इसके बाद में देखिए एज मांग रहा है, एज मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे 16। इसके बाद में देखिए ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी मान लीजिए मैं कर देता हूँ anil16@gmail.com। इसके बाद में देखिए फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ। मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली टाइप कर दे रहा हूँ, सपोज कि इस तरीके से मैंने टाइप कर दिया है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैसेज मिल गया है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब कि जो स्टूडेंट की डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो गई है। इसके बाद में देखिए बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो कोई भी की आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोबारा से हमारी वेलकम मेन्यू खुल गई है, और यहाँ पे जो है फिर से आपसे बोल रहा है कि अगर आपको और स्टूडेंट को ऐड करना है तो फिर से 1 प्रेस कर दीजिए। अगर स्टूडेंट की डिटेल आपको व्यू करनी है तो आप यहाँ पे 2 प्रेस कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे व्यू करके दिखाता हूँ, 2 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमारा डेटा डिस्प्ले हो गया है। उसका रोल नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, एज आ रही है, ईमेल आईडी आ रही है, और फ़ोन नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब मान लीजिए मुझे सर्च करना है, सपोज कि 2 स्टूडेंट का डेटा हो तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं एक स्टूडेंट का डेटा और ऐड कर देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे रोल नंबर 2 टाइप कर दिया, नेम कर देता हूँ मैं सपोज कि सचिन, एज कर देता हूँ इसकी मान लीजिए 17, ईमेल आईडी कर देता हूँ abc@gmail.com। ऐसे रैंडमली टाइप कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इसके बाद में नंबर टाइप कर देता हूँ कुछ भी। इसके बाद में देखिए सेव हो गया। फिर यहाँ पे जो है अब मैं डेटा को देखिए सर्च करके दिखाता हूँ। मैं प्रेस कर देता हूँ 3 कर दिया। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि रोल नंबर एंटर करो जिसको आपको सर्च करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 एंटर कर देता हूँ, तो 1 रोल नंबर वाले का डेटा इसने डिस्प्ले कर दिया है। 2 टाइप करेंगे तो 2 रोल नंबर वाले का डेटा डिस्प्ले आपको ये कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे डेटा में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे डेटा अपडेट करना हो, तो यहाँ पर मैं 4 टाइप कर देता हूँ। ये मैंने 4 टाइप कर दिया और एंटर करा, तो ये बोल रहा है कि कौन से रोल नंबर का डेटा आपको अपडेट करना है। तो मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूँ 1, तो 1 रोल नंबर वाले का डेटा आपको अपडेट करना है। तो देखिए ये बता रहा है कि जो 1 रोल नंबर है वो इंडेक्स 1 पे है। अब यहाँ पे आप न्यू डेटा एंटर कर सकते हैं। सपोज कि मुझे जो है रोल नंबर तो 1 ही रखना था। इसके बाद में मान लीजिए जो नेम था उसमें मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए अनिल की जगह अनिल कुमार कर देता हूँ, एंटर कर दिया। और एज मान लीजिए इसकी मुझे 18 करनी थी, पहले मैंने गलत कर दी थी तो 18 कर दे रहा हूँ।
और यहाँ पे जो है मैं कोई भी ईमेल आईडी रख देता हूँ, सपोज कि XYZ कर दी मैंने, ये टाइप कर दी। इसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ इस तरीके से और एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा डेटा अपडेट हो चुका है। अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखिए न्यू डेटा डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पे देखिए डिस्प्ले कराता हूँ, मैं 2 प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यू डेटा हमने एंटर करा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट हो गया है। पहले कुछ और डेटा एंटर करा था, देखिए नेम पहले ओनली अनिल था, अब अनिल कुमार हो गया है। एज भी चेंज हो गई है, ईमेल आईडी भी चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप डेटा को अपडेट भी इसमें कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर हमें डिलीट करना हो तो यहाँ पे देखिए डिलीट के लिए मैं 5 प्रेस कर देता हूँ। मैंने 5 प्रेस कर दिया। अभी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रोल नंबर आपको डिलीट करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ 1 रोल नंबर, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है रोल नंबर 1 डिलीटेड सक्सेसफुली, मतलब कि रोल नंबर 1 का पूरा डेटा डिलीट हो चुका है। देखिए दोबारा से डिस्प्ले कराता हूँ। डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ प्रेस कर देंगे 2 और इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओनली 1 स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। 1 रोल नंबर वाला जो स्टूडेंट था वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर हमें इसे क्विट करना है, मतलब कि हमें इससे बाहर जाना है, तो हम सीधे क्या करेंगे 6 को प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज हो गया है। तो इसी तरीके से जो आपको कोई ना कोई टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना लेना है। तो चलिए यहाँ पे इसके सोर्स कोड को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो कोड है वो मैंने किस तरीके से लिखा है। उसके बाद में मैं फाइल पे आऊँगा कि फाइल जो है वो किस तरीके से आपको तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो py फाइल है वो मैंने ओपन कर ली है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने क्या करा है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करा है। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो CSV फाइल पे बेस बनाया है। आप जो है किसी भी फाइल पे बेस बना सकते हैं, आप जो है टेक्स्ट फाइल पे बेस बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बाइनरी फाइल पे बेस बना सकते हैं, या फिर जो है और कोई कॉन्सेप्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है वो ओनली पाइथन का यूज़ करके बनाया है। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप जो प्रोजेक्ट बनाएं वो पाइथन और MySQL का यूज़ करके बनाएं। इसी तरीके का मान लीजिए आप कोई कोड लिख रहे हैं तो उसको जो है आपको MySQL और पाइथन कनेक्टिविटी की हेल्प से कर लेना है। ये जो प्रोजेक्ट बनाया है मैंने, इसको भी मैं जो है MySQL और पाइथन कनेक्टिविटी से बना सकता था, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैंने जो है इसको सिर्फ और सिर्फ पाइथन में रखा है, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। इसीलिए जो है मैंने इसको पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी के साथ में नहीं करा है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, और बेस्ट भी रहेगा अगर आप डेटाबेस का यूज़ करके बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आपका रहेगा। तो चलिए प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने CSV फाइल का यूज़ करा है। तो मैंने सिंपली क्या करा है, पहले CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद में कुछ मैंने जो है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन करा है। यहाँ पे देखिए पहले तो मैंने स्टूडेंट फील्ड के नाम से एक लिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने रखा है रोल नंबर, नेम, एज, ईमेल और फ़ोन नंबर। मतलब कि जो डेटा मुझे यूजर से लेना है वो मैंने यहाँ पे एक तरीके से फील्ड के तौर पे एक लिस्ट बना ली है, और उसमें जो है स्ट्रिंग टाइप में ये डेटा इस तरीके से डाल दिया है। मतलब कि जो हमारी टेबल होगी एक तरीके से, उसके जो हेडर हैं वो यहाँ पे एक वेरिएबल में रख लिए हैं, कह सकते हैं कि लिस्ट में रख लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से मैंने क्या करा है, एक स्ट्रिंग ली है जिसमें मैंने लिखा है student.csv। मतलब कि यहाँ पे इस वेरिएबल में ये वैल्यू रख ली है, जिसको कि हम जब फाइल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम कर लिया है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है डिस्प्ले मेन्यू के नाम से, और इस फंक्शन में जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हैं। देखिए यहाँ पे जो मेन्यू डिस्प्ले हो रही थी हमारी स्टार्टिंग में, उसको डिस्प्ले कराने के लिए सिंपली ये चीज़ लिखी है कि 1 प्रेस करोगे तो ऐड कर सकते हो स्टूडेंट को, 2 प्रेस करोगे तो व्यू कर सकते हो, 3 प्रेस करोगे सर्च कर सकते हो। इस तरीके से खाली प्रिंट करके ये मैसेज डिस्प्ले करा दिए हैं। तो इस फंक्शन का काम बस यही है कि यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। बात करते हैं सेकंड वाले फंक्शन की, जो कि हमारा स्टूडेंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। तो स्टूडेंट को ऐड करने के लिए मैंने फंक्शन लिखा है ऐड स्टूडेंट के नाम से, और इसमें भी देखिए कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिए, जिससे कि जब ये फंक्शन चले तो इस तरीके से आउटपुट आपको डिस्प्ले हो, मतलब इस तरीके से लाइन बन के आए और लिखा हुआ आ जाए ऐड स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा जब मैंने प्रोग्राम चलाया था तो वहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा था। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो ग्लोबल वेरिएबल मैंने ऊपर डिफाइन करे थे उनको यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। स्टूडेंट फील्ड के नाम से था और स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से था, और यहाँ पे देखिए ग्लोबल लिखा है, मतलब कि जो भी चेंजेस करे जाएंगे वो इफेक्ट आपके ग्लोबली होंगे। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट डेटा के नाम से क्या करिए, एक लिस्ट ली है, और कैसी लिस्ट है, ये एम्प्टी लिस्ट है। फिर यहाँ पे लूप लगाया, लूप में मैंने बोला है फॉर फील्ड इन स्टूडेंट फील्ड। अब स्टूडेंट फील्ड के नाम से हमने क्या करा था, एक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर क्या था, रोल नंबर, नेम, इस तरीके से हमने क्या करी थी, स्ट्रिंग को डिफाइन करा था। तो क्या होगी, वो वाली लिस्ट जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे इटरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने करा है फॉर फील्ड इन स्टूडेंट फील्ड। तो एक एक वैल्यू आएगी। सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, रोल नंबर, और रोल नंबर आएगी तो यहाँ पे देखिए इनपुट करवाइए वैल्यू। वैल्यू में क्या बोला है, एंटर, और फिर यहाँ पे जो फील्ड आ रहा है पहले क्या आएगा, रोल नंबर, तो प्लस क्या हो जाएगा, रोल नंबर, मतलब कि लिख के आ जाएगा एंटर रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर ऐड हो जाएगा, और रोल नंबर को जैसे ही यहाँ पे टाइप करेगा तो वो रोल नंबर कहाँ पे अपेंड कर दिया हमने अपेंड कर दिया स्टूडेंट डेटा वाली लिस्ट में। मतलब कि जो लिस्ट यहाँ पे डिफाइन करी है उसमें जो हम अपेंड करते हुए जा रहे हैं। तो पहले रोल नंबर ऐड हो जाएगा, फिर नेम ऐड हो जाएगा, उसके बाद में एज ऐड हो जाएगी, फिर ईमेल आईडी ऐड हो जाएगी और फ़ोन नंबर ऐड हो जाएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे एंटर करी जाएंगी वो
कहाँ पे चली जाएंगी, वो स्टूडेंट डेटा वाली लिस्ट में चली जाएंगी। तो रोल नंबर, नेम, एज, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वहाँ पे एक लिस्ट की फॉर्म में ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे CSV फाइल को ओपन कर लिया है और CSV फाइल को ओपन करा है विद ओपन मेथड की हेल्प से। और यहाँ पे देखिए लिख दिया है हमने स्टूडेंट डेटाबेस। और स्टूडेंट डेटाबेस में क्या था, वहाँ पे लिखा हुआ था हमारा student.csv। तो सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस लिखने का मतलब है student.csv। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली student.csv यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया है student.csv। और उसको जो है यहाँ पे अपेंड मोड में ओपन करा है, जिससे कि जो भी डेटा हो वो आपका अपेंड होता हुआ चला जाए। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखिए इनकोडिंग स्कीम भी लगाई, जिससे कि जो कन्वर्जन हो उसमें प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि जो टेक्स्ट में डेटा है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो अच्छे से आपका डिस्प्ले हो पाए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट हो गया एफ के नाम से। और उसके बाद में देखिए राइटर मेथड का यूज़ करा है और जो राइटर ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ले लिया है। और उसके बाद में राइटर ऑब्जेक्ट के हेल्प से क्या करा है, राइट रोज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होगा वो लिस्ट की फॉर्म में होगा, नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में होगा। तो जितनी भी लिस्ट होंगी वो क्या होंगी, एक ही बार में क्या होंगी, राइट आपकी हो जाएंगी। जितने भी स्टूडेंट का आपने डेटा एंटर करा है उन सबका डेटा एंटर होकर क्या होगा, आपका फाइल में सेव हो जाएगा, मतलब कि फाइल में राइट हो जाएगा। और उसके बाद में ये मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। और उसके बाद में यहाँ पर लिख के आ गया है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। फिर यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। तो जैसी प्रेस की जाएगी कोई भी की तो आपका फंक्शन क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद में जो मेन मेन्यू है वो आपके डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये फंक्शन तो हो गया हमारे डेटा को ऐड करने के लिए। इसके बाद में नीचे फंक्शन लिखा है डेटा को व्यू करने के लिए, मतलब कि स्टूडेंट को डिस्प्ले कराने के लिए एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है व्यू स्टूडेंट। और इसके अंदर भी हमने क्या करा है, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट इस तरीके से लगा दिया है जिससे कि ऐसे डिस्प्ले हो जाए। फिर फाइल को ओपन करा है और फाइल को ओपन करने के लिए देखिए फिर लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस, मतलब कि student.csv वाली फाइल को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। और किस मोड में कर रहे हैं, रीड मोड में। और यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एफ के नाम से ही है। इसके बाद में यहाँ पे रीडर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। अगर आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से CSV फाइल में राइट करते हैं, किस तरीके से CSV फाइल से रीड करते हैं। तो जिन बच्चों ने फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर देख रखा होगा उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद में लिखा है फॉर एक्स इन स्टूडेंट फील्ड, मतलब कि जो स्टूडेंट फील्ड है उसके अंदर में क्या होगा, पहले रोल नंबर आएगा, फिर नेम आएगा, एज आएगी, ईमेल आईडी आएगी और फ़ोन नंबर आ जाएगा। मतलब कि स्टूडेंट फील्ड के नाम से जो लिस्ट डिफाइन करी थी उसके अंदर जो हमने लिख रखी थी स्ट्रिंग, सिंपली वही डिस्प्ले आपकी हो जाएंगी। तो एक तरीके से आपका हेडर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद में इस तरीके से लाइन डिस्प्ले कराई है। और फिर इसके बाद में लूप लगा दिया है, यहाँ पे लिखा है फॉर रो इन रीडर, मतलब कि यहाँ रीडर ऑब्जेक्ट के पास में जो फाइल आई है रीड होने के बाद में वो यहाँ पे इटरेट होगी। और इटरेट होते हुए क्या होगा, एक पूरी लिस्ट किसके पास आएगी, इस रो वाले वेरिएबल के पास में आएगी। और फिर यहाँ पे उस लिस्ट को भी इटरेट कर दिया गया है, मतलब कि जो लिस्ट आएगी उसके एक एक एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पे प्रिंट होते हुए चले जाएंगे, एक एक आइटम जो होंगे वो प्रिंट होते हुए चले जाएंगे। मतलब कि रोल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, एज आ जाएगी, ईमेल आईडी आ जाएगी, फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो डेटा होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली क्या है, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए लिखा गया है। और फिर देखिए इसमें भी लिख दिया है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। अब बात करते हैं सर्च करने के लिए, कि मान लीजिए हमें डेटा सर्च करना हो तो सर्च करने के लिए हमने फंक्शन लिखा है सर्च स्टूडेंट के नाम से। और यहाँ पे भी देखिए जो ग्लोबल वेरिएबल है उनको एक्सेस कर लिया गया है। और इसके बाद में यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया है, मतलब कि डिस्प्ले कर दे कि सर्च कर रहे हैं आप स्टूडेंट का डेटा, तो इस तरीके से लिख के आ जाए। फिर यहाँ पे रोल नंबर को इनपुट करवाया गया है, रोल के नाम से एक वेरिएबल है उसमें रोल नंबर को इनपुट करा लिया है कि किस रोल नंबर को आपको सर्च करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे फाइल को ओपन करा गया है और ओपन करने के बाद में जो फाइल ऑब्जेक्ट बनाया है वो भी यहाँ पे किसके नाम से बना है, वो यहाँ पे भी जो आपका फाइल ऑब्जेक्ट बनाया है एफ के नाम से ही बना है। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइल को रीड कर लिया है और रीड करने के बाद में फाइल को इटरेट करा जा रहा है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को इटरेट करा जा रहा है। बेसिकली नेस्टेड लिस्ट होगी तो उसको इटरेट करा गया है। फिर क्या होगा, जो नेस्टेड लिस्ट होगी उसके अंदर से एक एक लिस्ट आपकी उठ के आएगी, मतलब एक कंप्लीट लिस्ट किसके पास में आएगी, रो के पास में। और रो में हम चेक कर रहे हैं कि जो यहाँ पे रो आ रही है, मतलब कि मान लीजिए कि आपकी इस तरीके से लिस्ट है, सपोज कि मैं यहाँ पे मानूं कि इस तरीके से यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट बनी हुई है। एक लिस्ट मान लीजिए ये हो गई, एक लिस्ट मान लीजिए ये हो गई, मतलब इस तरीके से दो लिस्ट हो गई। तो फर्स्ट टाइम में जब लूप चलेगा तो पहले वाली लिस्ट कहाँ आ जाएगी, इस रो के पास में आ जाएगी। और इस लिस्ट के अंदर भी क्या होगा, पहले इंडेक्स रोल नंबर होगा, दूसरा आपका यहाँ पे नेम होगा, तीसरा आपकी एज होगी और फोर्थ क्या होगा आपका ईमेल आईडी और फिर आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा होगा। तो इसी काम को यहाँ पे करा जा रहा है कि मतलब जो लिस्ट आई है
उस लिस्ट की जो लेंथ है अगर वो आपकी क्या हो 0 से ज़्यादा हो, क्योंकि लिस्ट की लेंथ 0 से ज़्यादा होगी तभी तो उसके अंदर से डेटा डिस्प्ले करवाएंगे। अगर लिस्ट की लेंथ 0 से ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ डेटा ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन लगा दी है और कंडीशन के बाद में देखिए बोला है कि यहाँ पे जो लिस्ट आई है अगर उस लिस्ट की 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, रोल नंबर वाली वैल्यू के। मतलब कि यहाँ पे जो रोल नंबर एंटर कराया गया है इसके इक्विवेलेंट है, तो क्या करो इस तरीके से डेटा डिस्प्ले कर दो। मतलब कि यहाँ पे ये लिख के आ जाए और उसके बाद में रोल नंबर लिख के आ जाए, उसका 0 इंडेक्स आ जाए। 0 इंडेक्स पे क्या होगा, रोल नंबर। 1 इंडेक्स पे होगा नेम, 2 इंडेक्स पे होगी एज, 3rd इंडेक्स पे होगी आपकी ईमेल आईडी और 4th इंडेक्स पे होगा आपका मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से जैसी ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस स्टूडेंट का सारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी रोल नंबर होगा वो मैच करेगा यहाँ पे और उसका सारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे एल्स पार्ट लगा दिया है। अगर मान लीजिए कंडीशन मैच नहीं करती है तो यहाँ पे क्या लिख के आ जाए कि जो रोल नंबर है वो आपका डेटाबेस में नहीं मिला और उसके बाद में ये मैसेज प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करा गया है। इसके बाद में बात करते हैं अपडेट करने वाले फंक्शन की, कि डेटा को अपडेट करने के लिए फंक्शन क्या रहेगा। तो डेटा को अपडेट करने के लिए देखिए फंक्शन लिखा है अपडेट स्टूडेंट के नाम से और यहाँ पे भी जो ग्लोबल वेरिएबल है उनको एक्सेस किया गया है। और उसके बाद में देखिए क्या करा गया है, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराया गया है कि मतलब कि क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट के डेटा को अपडेट कर रहे हैं। और यहाँ पे रोल नंबर मांगा गया है कि कौन से बच्चे का डेटा आपको अपडेट करना है। फिर यहाँ पे इंडेक्स स्टूडेंट के नाम से क्या करा है, एक वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू रख दी है नन। और उसके बाद में अपडेटेड डेटा के नाम से एक लिस्ट बनाई गई है और फिर जो यहाँ पे फाइल को ओपन करा है कौन से मोड में, आर मोड में। और यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या बनाया हमने, एफ के नाम से ही फाइल ऑब्जेक्ट बना लिया है। फिर यहाँ पे फाइल को रीड करा गया है और रीड करने के बाद में एक वेरिएबल बनाया है काउंटर के नाम से जिसकी वैल्यू है 0। फिर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को इटरेट करा गया है, मतलब कि नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में जो है आपका ऑब्जेक्ट के पास डेटा होगा तो वहाँ से एक एक लिस्ट क्या होगी, यहाँ पे आएगी। पहली लिस्ट आएगी तो यहाँ पे जो पहली लिस्ट आएगी तो उसकी लेंथ चेक होगी कि लेंथ जो है उसकी अगर 0 से ज़्यादा है तो क्या करो, यहाँ पे चेक करो कि जो लिस्ट आई है उसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो रोल नंबर वाले के इक्विवेलेंट है, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू एंटर करी गई है उसके बराबर है, तो क्या करो जो इंडेक्स स्टूडेंट के नाम से वेरिएबल बनाया है उसके अंदर क्या डाल दो, काउंटर की वैल्यू डाल दो। काउंटर की वैल्यू क्या है 0, तो उसकी वैल्यू डाल दो। और उसके बाद में मैसेज प्रिंट कर दो कि स्टूडेंट फाउंड, कि जो आपने रोल नंबर एंटर करा है वो आपका स्टूडेंट मिल गया है। और उसके बाद में इंडेक्स स्टूडेंट वाली जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो, मतलब जो काउंटर की वैल्यू है वो किसके पास होगी, इंडेक्स स्टूडेंट के पास में। तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी, तो जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। अगर वो 0 इंडेक्स पे मिलेगा तो 0 आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे मिलेगा तो फर्स्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी। फिर यहाँ पे स्टूडेंट डेटा के नाम से एक लिस्ट ली है और उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर फील्ड इन स्टूडेंट फील्ड, मतलब कि जो ऊपर हमने लिस्ट बनाई थी स्टूडेंट फील्ड के नाम से जिसके अंदर क्या था, रोल नंबर, नेम, एज, ये सारे फील्ड थे, तो वही वाली लिस्ट को यहाँ पे इटरेट कराया जा रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए वैल्यू के नाम से वेरिएबल लिया है और यहाँ पे हमने बोला है इनपुट करवाओ, क्या जो फील्ड आया उसकी वैल्यू इनपुट करवाओ। पहले क्या आएगा, रोल नंबर, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा एंटर रोल नंबर, जैसा पहले फंक्शन में हो रहा था ऐड करने वाले में सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो पहले रोल नंबर एंटर होगा, फिर उसका नेम एंटर होगा, फिर उसकी एज एंटर होगी, ईमेल आईडी एंटर होगी और उसके बाद में फ़ोन नंबर एंटर हो जाएगा। और ये चीज़ें जो यहाँ पे एंटर होंगी वो कहाँ अपेंड होती हुई चली जाएंगी, वो स्टूडेंट डेटा वाली लिस्ट में अपेंड होती हुई चली जाएंगी, मतलब कि यहाँ पे अपेंड होती रहेंगी। और उसके बाद में फाइनली जो आपकी पूरी लिस्ट होगी, जो पूरी लिस्ट फॉर्म होगी, उस लिस्ट को हम अपेंड कर रहे हैं किसमें, अपडेटेड डेटा वाली लिस्ट में। जो ऊपर लिस्ट बनाई है यहाँ पे उसमें अपेंड कर रहे हैं जिससे कि हमारी नेस्टेड लिस्ट जो है वो फॉर्म हो सके। और मान लीजिए ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है तो क्या कर दो, सिंपली जो रो आ रही है यहाँ पे, ये जो रो आ रही है उसको अपेंड कर दो और जो काउंटर की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दो। तो जिस लिस्ट में भी रोल नंबर मिलेगा उसी लिस्ट में मॉडिफिकेशन होगा और किसी लिस्ट में मॉडिफिकेशन नहीं होगा। बाकी सारी की सारी क्या होंगी, सिंपली अपेंड होती रहेंगी अपडेटेड डेटा में, और जिसमें ये कंडीशन मैच कर जाएगी उसमें यहाँ पे चेंजेस होके वो लिस्ट आपकी डेटा में ऐड हो जाएगी। बाकी सारी पुरानी लिस्ट रहेंगी, जहाँ पे कंडीशन मैच हुई है उसी में चेंज होकर वो लिस्ट आपकी मॉडिफाई होकर ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से फाइनली आपकी क्या हो गई, एक लिस्ट पूरी तैयार हो गई, नेस्टेड लिस्ट, जैसे कि आपने डेटा ऐड करा था उस टाइम पे तैयार हुई थी। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला है, यहाँ पे बोल दिया है कि अगर यहाँ पे जो है कंडीशन आपकी क्या रहती है कि जो इंडेक्स स्टूडेंट की वैल्यू थी अगर वो क्या नहीं है, इज नॉट नन, मतलब कि जब नन नहीं रहेगी तो क्या होगा, इसका मतलब वहाँ पे डेटा मॉडिफिकेशन हुआ है। और डेटा में मॉडिफिकेशन हुआ है तो सिंपली क्या हो जाए, वहाँ पे हम फाइल को राइट कर दें, जो अपडेट हुआ है डेटा उस अपडेटेड डेटा को हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। मतलब कि जो पूरी नेस्टेड लिस्ट फॉर्म हुई उस नेस्टेड लिस्ट को क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, जो पूरा का पूरा डेटा होगा वो राइट आपका हो जाएगा।
और अगर जो इंडेक्स स्टूडेंट वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू नन ही रहती है तो इसका मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला, मतलब ये प्रिंट कर दो कि कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ है इस रोल नंबर के लिए। तो इस तरीके से जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, डेटा को अपडेट कर रहा है स्टूडेंट्स के। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये फंक्शन भी क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में बात करते हैं डिलीट करने वाले फंक्शन की। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है डिलीट स्टूडेंट के नाम से, और यहाँ पे भी ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करा है, क्योंकि जो स्टूडेंट फील्ड के नाम से लिस्ट है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, और जो स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से वेरिएबल बनाया है उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी फाइल को रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए। तो इस फंक्शन में भी सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, जिससे कि पता चल सके कि आप डेटा स्टूडेंट का डिलीट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर रोल नंबर एंटर करवाया कि कौन से रोल नंबर का आपको डेटा डिलीट करना है, और उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट फाउंड के नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू फॉल्स रखी है। फिर यहाँ पे एक नई लिस्ट बनाई है अपडेटेड डेटा के नाम से, जैसे कि हमने पहले वाले में बनाई थी वैसे ही यहाँ पे बना ली है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे फाइल को ओपन कर लिया है, कौन से मोड में करा है, रीड मोड में। और इसके बाद में रीडर ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करा है, फाइल को रीड कर लिया है। और फिर जो रीडर ऑब्जेक्ट के पास में नेस्टेड लिस्ट है उसको इटरेट कर दिया गया है, और इटरेशन में वही कंडीशन लगाई है कि यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है इस वेरिएबल के पास में अगर उसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है तो यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करो। क्या करो, अगर जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो रोल नंबर के इक्विवेलेंट नहीं है, रोल नंबर के इक्विवेलेंट नहीं है तो क्या करो, सिंपली उस लिस्ट को क्या कर दो, अपडेट डेटा वाली लिस्ट में क्या कर दो, अपेंड कर दो। जो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई है इसमें क्या कर दो, अपेंड कर दो। तो यहाँ पे जब तक कि जो रोल नंबर एंटर करा गया वो नहीं मिलेगा तब तक क्या होंगी, लिस्ट अपेंड होती रहेंगी और काउंटर की जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। और जैसे ही मिल जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो स्टूडेंट फाउंड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसकी वैल्यू देखिए फॉल्स है तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो जिस लिस्ट में भी जो है आपके रोल नंबर मैच नहीं करेंगे वही लिस्ट क्या होगी, अपेंड हो जाएंगी, और जिस लिस्ट में मैच करेगा वो लिस्ट आपकी अपेंड नहीं होगी, मतलब कि वो एक तरीके से एस्केप हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो लिस्ट आपकी हट गई, क्योंकि न्यू नेस्टेड लिस्ट जो है वो आपकी फॉर्म हो चुकी है। और इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि स्टूडेंट फाउंड के नाम से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है तो सिंपली क्या करो, फाइल को राइट मोड में ओपन करो और उसके अंदर जो न्यू लिस्ट आपकी बनी है अपडेटेड डेटा के नाम से उसको राइट कर दो। और यहाँ पे देखिए इस लिस्ट को राइट करने के लिए राइट रोज मेथड का यूज मैंने करा है, क्योंकि जो लिस्ट बनेगी वो कैसी बनेगी, वो नेस्टेड लिस्ट आपकी फॉर्म होगी। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैसेज प्रिंट कर दिया है कि जो डेटा हुआ उस रोल नंबर का वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। और अगर मान लीजिए कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो सिंपली क्या कर दो, रोल नंबर नॉट फाउंड। इस तरीके से काम कर दिया। और इसके बाद में देखिए मैंने वाइल ट्रू लगा दिया है, तो पहला वाला फंक्शन कॉल करा है जो कि हमारा डिस्प्ले मेन्यू वाला था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट फंक्शन थे। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे बोला है कि चॉइस आप चूज करो कि आपको कौन सा फंक्शन चलाना है। अगर आप 1 एंटर करोगे तो ऐड स्टूडेंट वाला फंक्शन चल जाएगा, 2 एंटर करोगे तो व्यू स्टूडेंट वाला फंक्शन चल जाएगा, 3 एंटर करोगे तो सर्च स्टूडेंट वाला चल जाएगा, 4 एंटर करोगे तो अपडेट स्टूडेंट वाला चल जाएगा, और 5 एंटर करोगे तो डिलीट स्टूडेंट वाला चल जाएगा। और इनके अलावा अगर आप कुछ भी टाइप करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही लूप ब्रेक होगा उसके बाद में ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, इस तरीके से मैसेज आएगा, थैंक्स फॉर यूजिंग आवर सिस्टम, ये लिख के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट पे है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी CSV फाइल को अच्छे से समझा होगा तो इस प्रोजेक्ट को आप अच्छे से कर सकते हो। अब ये आपकी चॉइस है कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट लेते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, प्रोजेक्ट ऐसा चूज़ करना जिसको कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। मतलब कि ऐसा मत करना कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपने प्रोजेक्ट उठा लिया और फिर आप जो है उसको एक्सप्लेन ना कर पाएँ, क्योंकि जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं वो आपसे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन लगाया है, ये जो वेरिएबल क्रिएट करें, इनका क्या काम है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो फिर वहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं। तो चाहे इजी प्रोजेक्ट लीजिए, सिंपल प्रोजेक्ट रखिए, लेकिन उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से समझ के बनाइएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इंटरनेट से प्रोजेक्ट उठा लेते हैं और उन्हीं को जो अपनी फाइल में लगा लेते हैं। फिर जब एग्जामिनर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से तो वो आंसर नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद में बच्चों के क्या होते हैं, नंबर कट जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी करके आपको प्रोजेक्ट बनाना है। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नेट से उठाएंगे तो उसमें ऐसे ऐसे मॉड्यूल इंपोर्ट करे हुए होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, फिर आप लोगों से उन मॉड्यूल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पता नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ जिनको आप इजीली बना भी पाओ और इजीली एक्सप्लेन भी कर पाओ। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट तो लगभग समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइल की, कि जो प्रोजेक्ट फाइल रहेगी वो किस तरीके से फॉर्म आपको करनी होगी। तो प्रोजेक्ट फाइल को यहाँ पे देखिए मैं ओपन कर लेता हूँ, सैम्पल प्रोजेक्ट फाइल मैंने बना रखी है।
तो यहाँ पे देखिए सैम्पल प्रोजेक्ट फाइल मैंने ओपन कर ली है। तो सैम्पल प्रोजेक्ट फाइल में देखिए फ्रंट पेज आपका वैसे ही बनेगा जैसे कि आपने प्रैक्टिकल फाइल में बनाया था। स्कूल का नेम हो जाएगा, लोगो हो जाएगा और यहाँ पे जो है आप एकेडमिक सेशन डाल देंगे और अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डाल देंगे कि जो प्रोजेक्ट बनाया आपने वो किस टॉपिक पे बनाया है। इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक यहाँ पे लिख देंगे। बाकी रोल नंबर वगैरह आप डाल देंगे, अपना नेम डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे और अपना कोड डाल देंगे और अपने टीचर का नाम लिख देंगे जिसने आपको गाइड करा है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसके बाद में देखिए इस फाइल में भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल फाइल में सर्टिफिकेट लगाया था तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सर्टिफिकेट बना लेना है आपको। आपका नाम लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डाल देंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से इंटरनल एग्जामिनर लिख देंगे जहाँ पे कि आपके स्कूल टीचर का नाम जाएगा और एक्सटर्नल एग्जामिनर में जो बाहर से एग्जामिनर आएंगे उनका नाम आ जाएगा, उनके साइन यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये भी सर्टिफिकेट रहेगा। फिर आप बना लेंगे इंडेक्स और इंडेक्स में आपका जो चीज़ें जहाँ जहाँ है वो लगा देंगे। जैसे कि एक्नॉलेजमेंट लिखा है आपने तो एक्नॉलेजमेंट लगा देंगे, पेज नंबर डाल देंगे। इंट्रोडक्शन लिखना होगा आपको प्रोजेक्ट के बारे में तो वो बता देंगे कौन से पेज नंबर पे। फिर जो सोर्स कोड होगा आपके प्रोजेक्ट का, मतलब कि जो कोड मैंने आपको दिखाया था उस कोड को आपको कॉपी कर देना है, वो बता देना है कौन से पेज से कौन से पेज तक आपका कोड है और उस कोड का आउटपुट आपको लगाना है। मतलब कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका आउटपुट किस तरीके से आएगा और लास्ट में आपको बिब्लियोग्राफी लगा देनी है। तो इस तरीके से आपको इंडेक्स फॉर्म कर लेना है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं एक्नॉलेजमेंट रहेगा। एक्नॉलेजमेंट में आप लिखेंगे कि आपको ये जो प्रोजेक्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला इस प्रोजेक्ट में और बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपने जो है प्रोजेक्ट बनाया है और प्रोजेक्ट के बनाने में बहुत सारे लोगों ने आपकी हेल्प करी, आपके प्रिंसिपल ने आपको गाइड करा, वाइस प्रिंसिपल ने आपको गाइड करा। इस तरीके से आप चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लिख देंगे भाई आपके जो प्रिंसिपल है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करी, मोटिवेट करा। वाइस प्रिंसिपल ने जो है आपको मोटिवेट करा, उनका नेम डाल देंगे यहाँ पे और अपने कंप्यूटर टीचर का भी नेम डाल देंगे, उनको भी थैंक्स दे देंगे कि जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे गाइड करी और इस प्रोजेक्ट को बनाने में मैं कामयाब हुआ। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट लिखना है। आप लोग अगर किसी बुक को उठा के देखेंगे तो बुक के स्टार्टिंग में भी आपको एक्नॉलेजमेंट वाला पेज मिल जाता है। वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखना होता है। अगर आप चाहें तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना है। जहाँ पे भी देखिए मैंने लिखा है योर स्कूल नेम, मतलब कि आपके स्कूल का नेम आएगा, या मैंने लिखा है योर प्रिंसिपल नेम, मतलब कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल का नेम आएगा। योर स्कूल टीचर का नेम लिखा है तो इसका मतलब आपके स्कूल के टीचर का नेम आएगा। तो इस तरीके से भी आप फॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद में कि जो इंट्रोडक्शन रहेगा प्रोजेक्ट का वो आप किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए जो प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में आप डिटेल लिखेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये मैंने लिखा है कि सॉफ्टवेयर जो है स्कूल के लिए है और ये एप्लीकेशन जो है टीचर को हेल्प करेगा स्टूडेंट का डेटा मैनेज करने में। इसमें आप क्या कर सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं और उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं CSV फाइल में। देखिए जो मेरा प्रोजेक्ट था उसमें एक CSV फाइल क्रिएट हुई थी, वहीं पे सारा डेटा स्टोर हो रहा था। तो इस तरीके से भी आप चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है कि इससे जो है आपको क्या क्या चीज़ों में हेल्प मिल रही है, मतलब कि इससे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी वो सारी चीज़ें लिख देंगे आप। और इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, यूटिलाइजेशन हुआ, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए, कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में जो सोर्स कोड होगा, मतलब कि जो प्रोजेक्ट का कोड है वो आप पूरा का पूरा पेस्ट कर देंगे। जो आपकी पाइथन फाइल होगी वहीं से उठा के आप क्या कर देंगे, पूरा का पूरा पेस्ट कर देंगे। ये जो कोड होगा वो आपका 2-3 पेज में आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोजेक्ट कितना बड़ा बनाया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कोड आप पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद में फिर उसका आउटपुट आप इस तरीके से लगा देंगे। देखिए आउटपुट लगाया मैंने, तो मेन स्क्रीन का आउटपुट लगा दिया कि सबसे पहले ये स्क्रीन शो होगी, उसके बाद में ऐड करने के लिए स्क्रीन किस तरीके से आएगी तो मैंने यहाँ लिख दिया है एडिंग न्यू स्टूडेंट डेटा इन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसमें न्यू स्टूडेंट का डेटा एंटर करेंगे तो इस तरीके से डिटेल आएगी और इस तरीके से हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसके बाद में डेटा डिस्प्ले करा के यहाँ पे दिखा दिया है, मतलब कि उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है। फिर डेटा को सर्च करने के लिए यहाँ पे मैंने बताया है तो डेटा को सर्च करके दिखा दिया है और उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है। फिर यहाँ पे डेटा को अपडेट कैसे करेंगे एप्लीकेशन में, उसके लिए मैंने यहाँ पे बताया है और उसको यहाँ पे करके दिखा दिया है, मतलब कि डेटा अपडेट करके दिखा दिया है और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है। फिर डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, स्क्रीनशॉट लगाया है, डेटा को डिलीट करके दिखाया है और उस पूरे का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। तो ये सारे काम आपको करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखा देने हैं। जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आउटपुट लगा देंगे। और लास्ट में जो क्या रहेगी आपकी बिब्लियोग्राफी कि कहाँ कहाँ से आपने जो है इस प्रोजेक्ट को बनाते टाइम हेल्प ली। तो इसमें जो है आप उन सोर्सेज का नाम लिख देंगे जहाँ से आपने हेल्प ली, चाहे वो कोई बुक का नाम हो या फिर वेबसाइट का नाम हो या टीचर का नाम हो, जहाँ जहाँ से आपने सोर्सेज से हेल्प ली है उन सब सोर्सेज का नेम मेंशन कर देंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने इन जगहों से हेल्प ली। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट पूरा बना लेना है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आप लोगों के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है और किस तरीके से जो फाइल प्रिपेयर करेंगे प्रोजेक्ट फाइल वो कैसे करेंगे।
तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइवा के बारे में कि वाइवा आपको किस तरीके से देना होगा और जो इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।